बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। तो अपनी एमसीक्यूज़ डिस्कशन सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ईटीए एमडीकैट में आने वाले प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ फ्रॉम 2008 टू 2023। स्टूडेंट्स, इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर हम एक वन शॉट लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप इसको जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका चैप्टर रेडी हो चुका है तो आपकी सेल्फ इवेलुएशन के लिए हमने एक छोटा सा टेस्ट ऐड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप इस टेस्ट को डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सबसे पहला MCQ। फर्स्ट MCQ हमारे पास में है, अ वायर ऑफ लूप इज़ मूव्ड parallel to a uniform magnetic field, the induced EMF in the loop will be। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसके मोशन की वजह से वहाँ पर मोशनल EMF इंड्यूस होती है और मोशनल EMF का फॉर्मूला हमारे पास में होता है एप्सिलॉन इज़ इक्वल्स टू VBL साइन थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में जो थीटा है वो बेसिकली एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करवा रहे हैं तो हमारा जो एंगल है वो बनेगा 0 डिग्री। अगर हम इसमें 0 वैल्यू पुट करेंगे एंगल की जगह पर तो हमारा आंसर आएगा 0, क्योंकि साइन ऑफ 0 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा बीटा, यानी कि जब भी आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करवाओगे जो इंड्यूस्ड EMF है वो हमेशा 0 के बराबर होती है। सेकेंड MCQ हमारे पास में है, द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज़ प्रैक्टिकली यूज्ड इन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन सी होती है? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। तो ये आपका नॉलेज बेस्ड MCQs है, तो हमारा जो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे वो राइट बनेगा। MCQ नंबर 3 हमारे पास में है, अ ट्रांसफार्मर चेंजेस 12 वोल्ट टू 18,000 वोल्ट एंड देर आर 6,000 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल, द नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल विल बी। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स बता रहे हैं और हमें गिवन डाटा में वो बता रहा है प्राइमरी वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास में है 18,000, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी ये 6,000 के इक्वल है और हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर इक्वेशन जो का फॉर्मूला होता है VP/VS इज़ इक्वल्स टू NP डिवाइडेड बाय NS, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वन शॉट लेक्चर में। तो यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल यानी कि NP, तो NP के डिनोमिनेटर में जो NS है वो राइट लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बनेगा NP इज़ इक्वल्स टू VP डिवाइडेड बाई VS इंटू NS। अगर हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो VP की वैल्यू हमारे पास में 12 है, VS 18,000 है और NS हमारे पास में 6,000 है। अब सुनिए, यहाँ पे हमारे पास में जो ये 3 ज़ीरोज़ हैं वो 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम 6 को 18 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 6 3s are 18 और अगर हम 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी कि जो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल हैं वो 4 होंगे। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 4 है, SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज़। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो इंडक्टेंस का SI यूनिट है वो होता है हेनरी, यानी कि हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ये भी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQs है। तो अगर आप बात करो वेबर की तो वेबर हमारे पास में यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का और जो टेस्ला है ये यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इनको भी आप याद रखिएगा इसके साथ साथ। MCQ नंबर 5 हमारे पास में है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल डिपेंड्स अपॉन। कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले की तो ये होता है L इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट N² AL। अब यहाँ पे हमारे पास में जो म्यू नॉट है इस फार्मूले के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल को। जो N है ये होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, A होता है एरिया और L कहलाता है लेंथ ऑफ द कॉयल। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो उसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमें फार्मूले में नज़र आ रहे हैं। तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 6 हमारे पास में है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंक्रीजेज द अल्टरनेटिंग करंट विल। कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करें तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं
ट्रांसफार्मर के केस में वोल्टेज का नंबर ऑफ़ टर्न्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन करंट के साथ उसका जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा, यानी कि हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 7 हमारे पास में है, द एनर्जी यूज्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कॉजेज पावर लॉस विच इज़ ड्यू टू। तो स्टूडेंट्स, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, जो कि पावर लॉस का रीज़न बनता है। तो इस केस में हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक में अवेलेबल है। MCQ नंबर 8 है, द काउंटर टार्क प्रोड्यूस्ड इन द मूविंग कॉइल ऑफ अ जनरेटर इज़ कॉल्ड। तो स्टूडेंट, जब हमारी जो कॉइल है ना जनरेटर की, वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड EMF बनती है। तो उस इंड्यूस्ड EMF के अगेंस्ट एक EMF बनती है जो उसको अपोज करना स्टार्ट करती है, वहाँ पर एक काउंटर टार्क प्रोड्यूस करती है। तो वो जो इफ़ेक्ट है उसको बैक मोटर इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है। तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 9 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन 40 मिली हेनरी कॉइल कैरिंग 2 एम्पेयर करंट इज़। तो अगर एक कॉइल की जो इंडक्टेंस है वो 40 मिली हेनरी हो तो 2 एम्पेयर करंट पास करवाने पर उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप यूज़ करें, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, जिसको इंडक्टर का नाम भी दिया जाता है, ये बराबर होता है U इज़ इक्वल्स टू हाफ LI²। तो अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो 1/2 वैसे का वैसा, इंडक्टेंस हमारे पास में है 40 मिली हेनरी, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 × 10⁻³ और करंट हमारे पास में 2 है तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम 40 को 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 20 × 10⁻³ और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल आता है। अब यहाँ पे अगर हम 4 को 20 से करवाएं मल्टीप्लाई तो 4 2 20 = 80 बनेगा, तो ये बनेगा 80 × 10⁻³ और अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्सेस को थोड़ा सॉल्व कर लें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.08 जूल। तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। MCQ नंबर 10 हमारे पास में है, द मोशनल EMF डिपेंड्स अपॉन। तो स्टूडेंट्स, मोशनल EMF किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हमने ये बताना है। हम जानते हैं कि मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है VBL sin थीटा। अब यहाँ पे जो EMF है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा डेल्टा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 11 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द लूप डिपेंड्स अपॉन। कि एक लूप के अंदर जो EMF इंड्यूस होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास में ना अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF का एक रिलेशनशिप होता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो इंड्यूस्ड EMF वो बेसिकली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो नंबर ऑफ़ टर्न्स, अगर एक लूप की बात करें तो एक सिंगल टर्न होगा यहाँ पे, एंड सेकंड फैक्टर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारा अल्फा ऑप्शन है सिर्फ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक तो यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी पॉसिबल नहीं है। चार्ली ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। लेकिन EMF बनती किस वजह से है, उसका कॉज क्या होता है, तो वो होता है चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आपसे कॉज पूछेगा तो डेल्टा ऑप्शन, और अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 12 हमारे पास में है, वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पेयर इज़ इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये जो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर है ये यूनिट है बेसिकली इंडक्टेंस का, जो कि फर्दर हेनरी के इक्वल होता है। तो इसको माइंड में रखिएगा। तो इस लिहाज से हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 13 है, लेंजेस लॉ इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंजेस लॉ किस लॉ पर बेस करता है ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है हर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर। तो हमारे पास में बेसिकली जो लेंजेस लॉ है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये एक फैक्ट है जो कि हमारी बुक में भी अवेलेबल है और ये प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड है। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ नंबर 14 है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन।
स्टूडेंट्स हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो इस लिहाज से हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कि ट्रांसफार्मर का काम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करना, लेकिन जो करंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपका बीटा ऑप्शन है ज़्यादा यहाँ पे बनेगा एक्यूरेट। MCQ नंबर 15 है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन किसके बराबर होती हैं। अब स्टूडेंट्स अगर बात करो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम जानते हैं ये इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है। और इंड्यूस्ड EMF को या सिंपली EMF को हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम भी दे सकते हैं। तो हमारे पास में इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसके यूनिट जो हैं और इसकी जो डायमेंशन हैं वो इंड्यूस्ड EMF के बराबर होती हैं, जो कि वोल्ट के बराबर होता है। और वोल्ट हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट होता है। तो इस लिहाज से हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 16 है द साइनसोइडल AC करंट इन अ सर्किट इज़ I इज़ इक्वल टू 50 sin 20t, द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज़। तो यहाँ पे उसने हमें एक इक्वेशन बता रखी है और हमें करंट से पीक वैल्यू पूछ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि AC जनरेटर के केस में हमने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला जो कि बराबर होता है I इज़ इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमारे पास में जो I है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट और I0 हमारे पास में कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, जिसको पीक वैल्यू का नाम भी दिया जाता है। अगर हम गिवन इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास में है I इज़ इक्वल टू 50 sin इंटू 20t। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखो I0 की जगह पर 50 आ रहा है जो गिवन इक्वेशन है, तो हमारी जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है वो 50 एम्पेयर होगी, यानी कि जो बीटा ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 17 है अ जनरेटर प्रोड्यूसेस 100 किलोवाट ऑफ पावर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवोल्ट। एक जनरेटर जो है वो 100 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस करता है जब उसको 10 किलोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। द पावर इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू केबल्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम। तो इस जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो जो वायर्स की रेजिस्टेंस है वो 5 ओम के इक्वल है। हाउ मच पावर इज़ डिसिपेटेड, तो हमें बताना है कि वहाँ पर कितनी पावर जो है वो डिसिपेट करेगी इस रेजिस्टेंस की वजह से। अब उसमें अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमें 3-4 चीज़ें बता रहा है। सबसे पहले उसने बताइए जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो है 100 किलोवाट। अब हमें बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 10 किलो वोल्ट के इक्वल है और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स जो है वो है 5 ओम और हमें बताना है पावर डिसिपेटेड कितनी होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पावर डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टर्स के लिए, जो कि होता है P इज़ इक्वल टू I² इंटू R। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात करें अगर करंट की तो वो हमारे पास में नहीं है, तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे पावर का, जिसका बेसिक फार्मूला है P इज़ इक्वल्स टू IV। तो वहाँ से हम क्या करेंगे करंट निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अपने पहले वाले फार्मूले में, तो हमारे पास में पावर डिसिपेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला बनेगा पावर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब पावर की वैल्यू हमारे पास में है 100 किलोवाट और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में है 10 किलोवाट वोल्ट। तो यहाँ पे किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने की फर्दर ज़रूरत नहीं है। और अगर हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 एम्पेयर। तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अगर इस वैल्यू को हम अपने फार्मूले में रिप्लेस करें तो बनेगा P इज़ इक्वल्स टू 10² इंटू 5। अब हम जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल होता है और 100 को जब हम 5 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा 500 वाट, यानी कि हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 18 हमारे पास में है द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ टू कन्वर्ट। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करता है। अगर हमारे पास में लो इनपुट होगी तो हमें आउटपुट में हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, और अगर उसको हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट में लो वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि इसका काम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। तो इस केस में अगर देखो अल्फ़ा ऑप्शन की बात करो तो उसमें कहता है वन डायरेक्ट वोल्टेज, यानी कि ये तो स्टार्ट से रॉन्ग है, हमारा ट्रांसफार्मर DC पे काम ही नहीं करता, तो अल्फ़ा पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू एन अदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ये राइट बन सकता है। सी ऑप्शन है अ हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो वैल्यू ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन भी जो है वो आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी वो डायरेक्ट वोल्टेज या करंट की बात कर रहा है।
तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा बीटा ऑप्शन, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो मेन फंक्शन है वो एक लो वोल्टेज को दूसरे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, या एक हाई वोल्टेज को दूसरे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में कन्वर्ट करेगा करंट को। MCQ नंबर 19 है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ दैट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज़ करवाएगा तो जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा, और जो पावर है वो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें अल्फ़ा पॉसिबल नहीं है, पावर की बात कर रहा है, डेल्टा भी पॉसिबल नहीं है, एनर्जी की बात हो रही है, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें आइडियल केस की, तो अब यहाँ पे बीटा ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज़ द करंट, तो स्टेप अप जो है वो करंट को डिक्रीज़ करवाता है और वोल्टेज इंक्रीज़ करता है, तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 20 है, द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच ड्रॉज अ पावर ऑफ 20 वाट इज़ 60%, द पावर सप्लाइड बाय इट इज़। तो हमें ये बताना है कि अगर वो 20 वाट की पावर ड्रॉ कर रहा है, यानी कि उसकी जो इनपुट पावर है वो 20 वाट है और एफिशिएंसी उसकी 60% है, तो हमें कितनी पावर वो सप्लाई करेगा, आउटपुट में कितनी पावर मिलेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे पास में होता है ईटा इज़ इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्योंकि आउटपुट पावर करनी है कैलकुलेट, जो वो सप्लाई कर रहा है, तो इनपुट पावर हो जाएगी ईटा से मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बनेगा पी आउट इज़ इक्वल्स टू ईटा टाइम्स पी इनपुट। अब यहाँ पे ईटा हमारे पास में 60% है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 60/100, और पी इनपुट हमारे पास में है 20। अब सुन यहाँ पे देखो तो 20 का एक ज़ीरो 100 के एक ज़ीरो से कट जाएगा, और 100 का एक ज़ीरो 60 के एक ज़ीरो से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6 × 2, और 6 × 2 हम जानते हैं 12 के इक्वल होता है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा डेल्टा, यानी कि 12 वाट। MCQ नंबर 21 है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू अ 240 AC सप्लाई with the number of turns in the primary coil are 1000 and in the secondary coil are 50 turns. The output is connected to a load of 10 ohm. The current passes through the load is, यानी कि हमें लोड यानी कि रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट बता रहे हैं। अगर हमारे पास में जो गिवन डाटा है वो ये है कि प्राइमरी वोल्टेज है 240 वोल्ट के इक्वल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी 1000 के इक्वल है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो 50 के बराबर है, और सेकेंडरी सर्किट के साथ जो लोड लगा रखा है यानी कि जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है वो है 10 ओहम, और हमें कैलकुलेट करना है सेकेंडरी करंट लोड में से पास करने वाला। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं बाय ओहम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो सेकेंडरी करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं ट्रांसफार्मर इक्वेशन में जो टर्न रेशो है वो वोल्टेज के रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है VS/VP इज इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाय NP। अब यहाँ पे क्योंकि हमें VS करना है कैलकुलेट, तो VP हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बन गया VS इज इक्वल्स टू NS/NP इंटू VP। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो NS हमारे पास में है 50, NP 1000 है, और VP हमारे पास में 240 के इक्वल है। अब यहाँ पर 240 का एक ज़ीरो और 50 का एक ज़ीरो 1000 के दो ज़ीरो से हो जाएगा कैंसिल आउट। अगर हम 5 को 10 पर डिवाइड करें तो 5 2 ज़ार 10 होता है, और अगर हम 2 को 24 से कैंसिल आउट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 वोल्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास में सेकेंडरी वोल्टेज आ चुका है, तो अब हम यहाँ से सेकेंडरी करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ IS इज इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाय RS। तो VS हमारे पास में 12 है, और जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस हमें गिवन थी वो था 10 ओहम। अगर हम 10 को 12 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1.2 एम्पेयर, यानी कि हमारा अल्फा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। 22 MCQ हमारे पास में है, व्हेन एन आयरन कोर इज़ इंसर्टेड इनटू द कॉइल इट्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी, यानी कि अगर हम एक कॉइल के अंदर एक आयरन कोर को इंसर्ट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं, इसका रिलेशनशिप होता है L इज़ इक्वल्स टू μ0 n² AL। लेकिन जब हम वहाँ पे कोई कोर को इंसर्ट करवाएंगे तो कोर क्योंकि एक मीडियम का काम करेगा, मैग्नेटिक मीडियम, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फैक्टर यूज़ करेंगे एप्सिलॉन इनके μr का, जिसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी का नाम देते हैं। अब सुन यहाँ पे आप देखो तो इंडक्टेंस का रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोर को इंसर्ट करवाएंगे जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी,
तो हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 23 है, अ फ्लैट कॉयल ऑफ वायर हैविंग 5 टर्न्स हैज़ एन इंडक्टेंस L। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसके 5 हैं तो इंडक्टेंस L के इक्वल है। द इंडक्टेंस ऑफ सिमिलर कॉयल हैविंग 20 टर्न्स इज़। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को 20 कर दो, इंक्रीज़ कर दो पहले से, तो उसकी इंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल का जो फार्मूला है वो होता है L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL। अब यहाँ पे हमारे पास में जो स्मॉल n है ये कहलाता है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अगर आप n की वैल्यू को रिप्लेस करोगे अपने फार्मूले के अंदर, तो आपके पास में जो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला बनेगा वो बनेगा L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A डिवाइडेड बाय लेंथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर करो तो हमारे पास में जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका नंबर ऑफ़ टर्न्स के स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि ये हमारा फार्मूला है। यानी कि जब आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ करवाओगे तो इंडक्टेंस इंक्रीज़ करेगी। अब देखो हमारा जो डाटा है उसमें पहले हमारे पास जो टर्न्स थे वो 5 थे, बाद में इसको हमने 20 कर दिया, यानी कि 4 टाइम इंक्रीज़ कर दिया हमने उसको। तो अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स को 4 टाइम इंक्रीज़ करवाएंगे तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 4 का स्क्वायर टाइम इंक्रीज़ करेगी, यानी कि जो इंडक्टेंस है वो पहले से 16 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी, जो कि 4 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 24 है, एन AC वेरीज विद टाइम t सेकेंड्स एज I इज इक्वल्स टू 4 sin 200 pi t। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन अम्पेयर इज़। तो हमें करंट की एक इक्वेशन बता रखी है और हमसे RMS वैल्यू ऑफ द करंट पूछ रहा है। अब स्टूडेंट्स RMS वैल्यू का ना कॉन्सेप्ट हमारे वैसे इस चैप्टर में है नहीं, वो जो इसका नेक्स्ट एक चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट वाला, वहाँ पे यूज़ होता है। बड़ी MCQ यहाँ पे आया हुआ है इस चैप्टर में, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कवर अप करेंगे। RMS वैल्यू हमारे पास में कहलाती है इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ द AC। जो हमारे घरों में करंट आता है या वोल्टेज आता है तो उसकी जो वैल्यू हम रीड कर पाते हैं, जो हमें अक्सर बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही होती है, वो वैल्यू कहलाती है RMS वैल्यू, यानी कि इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का नाम भी दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास में इंस्टेंटेनियस करंट का जो फार्मूला है वो होता है I इज़ इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास में गिवन इक्वेशन जो है वो है I इज़ इक्वल्स टू 4 sin 200 pi t। अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास में जो I नॉट है वो 4 के इक्वल आएगा। हमने क्योंकि RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है I RMS इज़ इक्वल्स टू I नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्योंकि I नॉट हमारे पास में 4 के इक्वल है तो हमारा आंसर बनेगा 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि बीटा ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 25 है, इंस्टेंटेनियस EMF एट इंस्टेंट t इज़ V इज़ इक्वल्स टू 20 sin 100 pi t। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज़। तो हमें इक्वेशन बता रखी है वोल्टेज की और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इज़ इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। गिवन इक्वेशन हमारे पास में है V इज़ इक्वल्स टू 20 sin 100 pi t। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साइन का जो फेज़ है उसको कंपेयर करेंगे। तो साइन के एंगल में ओमेगा टी और नीचे वाली इक्वेशन वहाँ पे आ रहा है 100 पाई टी, यानी कि हमारा जो ओमेगा है कंपेयरिंग करने पर हम देख सकते हैं वो 100 पाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल 100 पाई। अब हम जानते हैं कि ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ़ के इक्वल होता है, तो बनेगा 2 पाई एफ़ इज़ इक्वल टू 100 पाई। अब यहाँ पे दोनों साइड से पाई कैंसिल आउट हो रहेगा और जब हम 2 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 50 हर्ट्ज़। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो उसमें एक बात इसमें याद रखिएगा कि जब भी हमारी जो बुक के ना इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा अल्टरनेटिंग के केस के अंदर, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो निकलेगी वो आपकी 50 हर्ट्ज़ ही आएगी। ठीक है, तो क्योंकि हमारे घरों में जो AC करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज़ ही होती है, तो आपकी जो MCQs की कंस्ट्रक्शन है वो भी कुछ उसी लिहाज से सेट करी गई है। MCQ नंबर 26 है, द डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज़। तो सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको रट्टा भी लगा सकते हो, अगर रट्टा लगाओगे तो भूल जाएगा, तो आप इसको पूरा एक ड्राइव कर सकते हो इजीली। अब देखो हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला जो है वो होता है हेनरी। अब 1 हेनरी हम जानते हैं ये बराबर होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने किसी तरह से ना इसको बेस यूनिट्स में लेके जाना है। तो यहाँ पे आप देखो वोल्ट की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं जो वोल्ट है वो बराबर होता है जाउल पर कूलम के। बाकी जो सेकंड पर एम्पेयर है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप बात करो जाउल की तो ये बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
अब यहाँ पे ना हमारे पास में जो कूलम है ये बराबर होता है एम्पेयर सेकंड के, क्योंकि कूलम चार्ज का यूनिट है और चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं Q इज़ इक्वल टू IT। तो आई एम्पेयर और टाइम जो है वो सेकंड आ गया, तो पर कूलम को लिख सकते हैं एम्पेयर सेकंड पर एम्पेयर, पर उसके ऊपर -1 लगा दोगे, ठीक है। और जो बाकी चल रहा था सेकंड पर एम्पेयर वो वैसे का वैसा। अब यहाँ पे आप गौर से देखो तो जो एम्पेयर सेकंड वाले दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे s की पावर -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो रहेगा, तो एक एम्पेयर की पावर -1 और दूसरे एम्पेयर की पावर भी -1 है, तो ये बनेगा एम्पेयर की पावर -2। तो फाइनली हमारे पास में जो इसके बेस यूनिट्स बनेंगे वो बनेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर। अब यहाँ पे सुनो सर अपने इसकी डायमेंशन बतानी है, तो डायमेंशन आप इजीली बता सकते हो यहाँ से अब बेस यूनिट्स की फॉर्म में। तो किलोग्राम क्योंकि मैस का यूनिट है तो वहाँ पर m आ जाएगा, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है और एम्पेयर की डायमेंशन a ही होती है जो कि करंट का यूनिट है। तो इसकी डायमेंशन बनेगी mL²T-2 पर एम्पेयर A-2, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 27 है, यू पुश अ परमानेंट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम यू, यानी कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो हमसे दूर है, ऑफ कंडक्टिंग वायर इन फ्रंट ऑफ यू, एक वायर जो हमारे सामने पड़ी हुई है। बिफोर द नॉर्थ पोल एंटर्स द लूप द करंट इन द लूप विल बी, तो कॉयल उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो कॉयल में एंटर होने से पहले कॉयल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब सुन यहाँ पे आप नीचे डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम में हमें एक मैग्नेट दिखा रखा है जो कि कॉयल की तरफ मूव कर रहा है उसके नॉर्थ पोल के साथ में। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था लेंज़ लॉ के अंदर कि जैसे ही इसका नॉर्थ पोल कॉयल के करीब जाएगा फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, तो वहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा। तो इंड्यूस करंट इस तरह से अपोज करेगा कि वो बाहर वाले फील्ड को अपोज करे। तो अगर उसका नॉर्थ पोल उसके करीब जा रहा है तो उसको रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल एक जनरेट हो रहेगा। तो अगर इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे मैग्नेट वाली साइड से, तो हमारे सामने देखो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बन रहा है, और हमने ये डिस्कशन की थी वहाँ पे कि जब भी हमारे सामने नॉर्थ पोल बनेगा तो बाय राइट हैंड रूल करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी कि अगर हम नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में अपने थंब को रखें और अपने फिंगर्स को रोटेट करवाएं तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 28 है, द EMF दैट अपीयर्स इन फैराडेज लॉ इज़, तो फैराडेज लॉ में जो EMF बनती है वो किस तरह की होती है। अब सुनिए सर हम फैराडेज लॉ की बात करें तो हमने कहा था कि जब मान लो कि हमारे पास में एक मैग्नेट है जो कि कॉइल के सामने पड़ा हुआ है, जब इस मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे विद सम वेलोसिटी v, तो कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर एक EMF इंड्यूस होती है, और उस इंड्यूस EMF का फॉर्मूला हम जानते हैं -n डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बाय डेल्टा t होता है। अब सुनिए यहाँ पर देखो तो हमारी जो EMF बनेगी ना वो इस लूप की बाउंड्री के अक्रॉस बनेगी। कहीं पे भी अगर आप अपना पॉइंट जोड़ोगे, जंक्शन लगाओगे, तो आपका EMF वहीं पे मिल जाएगा आपको। और इस EMF की मदद से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो EMF है वो बनेगी अराउंड द बाउंड्री ऑफ सरफेस, और उसकी मदद से मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है ना उनमें जो बीटा ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो हमारा राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 29 है, द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, कि जब हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ये किस से साथ रिलेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास में बात कर रहे हैं लेंज़ लॉ की। इनके लेंज़ लॉ में हम देखा था कि जब एक मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं तो वहाँ पर फ्लक्स के चेंज होने से करंट बनता है। तो अगर हम इस मैग्नेट को मूव करवाना बंद कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो रहेगा। तो ये चीज़ रिलेट करती है लेंज़ लॉ से, तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 30 है, as a loop of wire with a resistance of 10 ohm moves in a constant non-uniform magnetic field, it loses kinetic energy at a uniform rate of 4 millijoule per second. The induced current in the loop is, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो चीज़ें बता रहा है। अगर हम डाटा की बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारे पास में बता रहा है रेजिस्टेंस जो कि 10 ओहम है, और लॉस ऑफ एनर्जी एट अ रेट ऑफ 4 मिली जाउल पर सेकेंड। हम जानते हैं जाउल पर सेकेंड ये बेसिकली पावर का यूनिट होता है, तो हमें पावर बता रहे हैं वो है 4 मिली जाउल पर सेकेंड। ये पावर डिसिपेशन आ गई हमारे पास में। अब हमें करना है करंट को कैलकुलेट। तो हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड पावर का जो रिलेशनशिप है वो होता है P = I² × R। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो हमारे पास में जो पावर है वो 4 मिली जाउल है पर सेकेंड है। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ -3। करंट हमें करना है कैलकुलेट, और रेजिस्टेंस आ गई 10।
अब यहाँ पे सुन ये जो 10 है ना, जब इसको हम इस तरफ डिवाइड करवाएंगे तो ये 10 की पावर -3 और ये 10 होकर 10 की पावर -4 बन जाएगा। तो ये बनेगा कुछ 4 × 10 टू द पावर -4 जो कि i² के इक्वल है। अब यहाँ पे i की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो ये बनेगा i = स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 10 टू द पावर -4। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के इक्वल होता है, लेकिन देखो तो 10 की पावर -4 का जो स्क्वायर रूट है ना, ये जो भी पावर होगी ये हाफ होके आ जाएगी वापस जब उसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये बनेगा 2 × 10 टू द पावर -2। अगर आप इसको 2 को 20 कर दो, 0 बढ़ा दो इसमें, तो पावर एक और इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी, ठीक है, नेगेटिव के अंदर। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो 20 × 10 टू द पावर -3, और हम जानते हैं जो -3 है ये मिली के इक्वल होता है, तो ये बनेगा 20 मिली एम्पेयर, यानी कि हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 31 हमारे पास में है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर हैज़ एरिया A, इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड देन स्पिन अराउंड वन ऑफ इट्स साइड एट फ्रीक्वेंसी f, द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन इट विल बी। तो हमें मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF बतानी है जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैक्सिमम EMF का जो फार्मूला है जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है वो होता है नवाब। तो मैक्सिमम EMF नवाब के इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पर एक लूप की बात हो रही है तो एक लूप के लिए हम जानते हैं सिंगल टर्न होता है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि 2πf के बराबर होती है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम अपने फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे तो जो मैक्सिमम EMF बनेगी वो बनेगी 2πf, ओमेगा की जगह पे आ गया, n की वैल्यू 1 है और ए बी वैसे का वैसा। तो ये ऑप्शन हमारे पास में जो है डेल्टा ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि उसमें 2πBAF आ रहा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ नंबर 32 है। द यूनिट हेनरी इज़ इक्वल टू। तो सुन ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले भी एक दो MCQ में डिस्कस कर चुके हैं कि जो 1 हेनरी है ये बराबर होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के, जो कि यूनिट ऑफ इंडक्टेंस है। तो हमारा अल्फा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 33 है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज़ गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin ωt प्लस थीटा एम्पेयर, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। तो हमें उसकी RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला होता है I = I0 sin ωt, और जो इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर वो है I = स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin ωt प्लस थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो I0 की जगह पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है, यानी कि हमारे पास में जो पीक वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। अब हम जानते हैं RMS वैल्यू का जो फार्मूला हमारे पास में होता है वो होता है I0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्योंकि I0 हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, यानी कि जो AC की RMS वैल्यू हमारे पास में होगी इस केस के अंदर वो 1 एम्पेयर है। तो बीटा ऑप्शन हमारा जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 34 है। एन EMF ऑफ 16 वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मस्ट बी। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला देखो दो चीज़ें हमें बता रहा है, एक तो EMF पता है, दूसरी इंडक्टेंस पता है। तो EMF, इंडक्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का, जो कि बराबर होता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF = सेल्फ इंडक्टेंस इंटू डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है, यानी कि डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा I ओवर डेल्टा टी = एप्सिलॉन L डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पे जो EMF है वो 16 वोल्ट है और इंडक्टेंस हमारे पास में 4 हेनरी है। तो 16/4 को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आएगा 4 एम्पेयर पर सेकंड, यानी कि डेल्टा ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ नंबर 35 है। इफ़ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल द इंड्यूस्ड EMF विल बी। तो स्टूडेंट्स अगर हम कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो EMF पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम जानते हैं कि जो इंड्यूस EMF है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करती है, वो रेजिस्टेंस और नेचर ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो वो सेम रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 36 है। व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज दैट हैज़ पीक वैल्यू ऑफ 15 वोल्ट। यानी कि हमें एवरेज वैल्यू बतानी है अगर करंट की पीक वैल्यू जो है वो 15 वोल्ट के इक्वल हो। अब सुन यहाँ पे ना हमारे पास में AC की जो एवरेज वैल्यू होती है उसका रिलेशनशिप होता है 2V0 डिवाइडेड बाय पाई। जब आपसे पूरे साइकिल की बात नहीं कर रहा, एक ख़ास पीक तक उसकी एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, तो कंप्लीट साइकिल में वैसे उसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमसे क्योंकि कंप्लीट साइकिल की बात नहीं कर रहा तो हम इसको 0 नहीं कह सकते यहाँ पे।
तो अगर इस फॉर्मूले में हम अपनी पी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा 2 × 15 ओवर पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 15/2 ये बनेगा 30 / 3.14। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो अगर डिनोमिनेटर में होता है एग्जैक्टली 3 तो हमारा आंसर आता 10 के इक्वल। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो 3.14 यानी कि 3 से थोड़ा सा ग्रेटर है, तो हमारा जो आंसर है वो 10 से थोड़ा सा स्मॉलर बनेगा, यानी कि 9.56 ऑलमोस्ट। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा, जो कि 10 से लेस है। MCQ नंबर 37 है, अ 10 टन्स कंडक्टिंग सर्कुलर लूप स्पिन्स एट 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। एक लूप है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स 10 के इक्वल हैं, 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में है 0.50 टेस्ला और हमें बताना है मैक्सिमम EMF जनरेटेड इन द कॉइल या लूप। अब सुन हम जानते हैं मैक्सिमम इंड्यूस EMF का फॉर्मूला जो कि नवाब के इक्वल होता है, यानी कि N⍵AB। अब यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो ये 10 के इक्वल है और ओमेगा ये है 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। लेकिन हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, तो एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 × 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर अब वैल्यू जब हम रिप्लेस करेंगे फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास में देखो n की वैल्यू आ जाएगी 10, ओमेगा हमारे पास में है 60 × 2 पाई, और क्योंकि एक जो कॉइल है वो लूप जो है वो सर्कुलर लूप है और हम जानते हैं सर्कल का एरिया होता है πr², और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में है 0.50 टेस्ला। इसको हम लिख सकते हैं 50 / 100। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो तो 50 का एक ज़ीरो 10 के एक ज़ीरो से कट जाएगा, या 50 को 100 पे डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 2। अब ये वाला जो 2 है वो 2 पाई वाले 2 से हो गया कैंसिल आउट। अब देखो 60 को करवाओ 10 से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 600, और पाई से पाई जब होगा मल्टीप्लाई तो बन जाएगा π², यानी कि 600 π² r², ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शन में हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 38 है, इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मैक्सिमाइज्ड बाय। कि अगर हमने पावर को ट्रांसमिट करवाना है ग्रिड स्टेशन से तो पावर लॉसेज को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पावर लॉस इनके हीट की फॉर्म में वहाँ पे होता है जो हीट जनरेट होती है, और हम जानते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो कि इन्वर्स होता है। तो हमें पता है कि वोल्टेज है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम करंट को इंक्रीज़ करवाएंगे तो वोल्टेज डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो जैसे हम वोल्टेज को डिक्रीज़ करवाते हैं तो वोल्टेज के डिक्रीज़ होने से करंट इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे यहाँ पे। अब जैसे ही करंट इंक्रीज़ करेगा तो हमारी जो हीट है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हीट का करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम पावर लॉसेस को मैक्सिमाइज़ करवाना चाहते हैं, हीट को मैक्सिमम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करंट इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा वोल्टेज को डिक्रीज़ करके। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन हैं वहाँ पे जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम करंट को इंक्रीज़ करवाएंगे तो पावर लॉसेस मैक्सिमाइज़ हो जाएंगे। MCQ नंबर 39 है, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। हमारे घरों में जो करंट आता है, जो बिजली आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा है, यानी कि 50 हर्ट्ज़। MCQ नंबर 40 है, इफ़ अ स्टेशनरी बार मैग्नेट इज़ प्लेस्ड नियर अ कॉइल एट रेस्ट सो मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द कॉइल। यानी कि जो बार मैग्नेट है वो भी स्टेशनरी है, कॉइल हमारी रेस्ट में पड़ी हुई है, तो हमें ये बताना है गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी होगी। अब सुनिए यहाँ पे देखो तो मैग्नेट भी स्टेशनरी, कॉइल भी स्टेशनरी, तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है इस केस में तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी, और अगर यहाँ पे EMF इंड्यूस नहीं होगी तो कोई करंट जनरेट नहीं होगा, और अगर करंट जनरेट नहीं होगा तो गैल्वानोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, क्योंकि गैल्वानोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना। अगर यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कोई करंट भी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमारे जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो होगी, यानी कि नो करंट विल पास थ्रू द गैल्वानोमीटर। तो बीटा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 41 हमारे पास में है, द EMF प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर डिपेंड्स अपॉन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होती है उसका रिलेशनशिप होता है EMF = नवाब साइन थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो जो इंड्यूस्ड EMF है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ टर्न्स के ऊपर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एरिया ऑफ द कॉइल के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, यानी कि साइन थीटा के ऊपर।
तो हमारे जो गिवन ऑप्शन है वहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर अवेलेबल है जो कि नंबर ऑफ़ लूप्स है। तो यहाँ पे हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। जो EMF है वो रेजिस्टेंस पर तो इंडिपेंडेंट होती है, लेंथ ऑफ वायर और वोल्टेज पर भी वो डिपेंड नहीं करेगी, तो इसलिए बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। MCQ नंबर 42 है, अ डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू। एक डायनामो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? तो उसमें हम जानते हैं डायनामो बेसिकली एक जनरेटर की तरह काम करती है। जब उसको रोटेट करवाया जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इन्फॉर्मेशन बुक में अवेलेबल है आपके। 43 है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ जनरेटर डिपेंड्स अपॉन। तो एक जनरेटर से जो EMF जनरेट होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जनरेटर से जो EMF प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है, वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं इंड्यूस्ड EMF जो है वो बराबर होती है N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यानी कि जनरेटर में जो पैदा होने वाली इंड्यूस EMF है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास में जो डेल्टा ऑप्शन है गिवन ऑप्शन में से वो राइट होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो टेम्परेचर पर, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के ऊपर और साइज़ ऑफ जनरेटर पर डिपेंड नहीं करती। MCQ नंबर 44 है, इफ़ अ ट्रांसफार्मर इज़ हीटेड अप व्हाट विल हैपन टू इट्स करंट वोल्टेज एंड पावर। अगर एक ट्रांसफार्मर हीटअप हो रहा है तो उसके करंट वोल्टेज और पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखो सबसे पहली बात जो ये है कि अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता, यानी कि पावर इनपुट बराबर होती है पावर आउटपुट के। तो IPVP इज इक्वल टू ISVS। तो यहाँ से हम जानते हैं कि करंट का वोल्टेज के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एंड अगर हमारा ट्रांसफार्मर हीटअप हो रहा है तो उसमें पैदा होने वाली जो हीट है उसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू I² RT। अब यहाँ से आप देखो तो हीट का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट लिंक है, यानी कि जब हमारा ट्रांसफार्मर हीटअप होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ करने से हम जानते हैं करंट डिक्रीज़ करेगा। और अगर करंट डिक्रीज़ करेगा तो करंट के डिक्रीज़ होने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा आएगा। तो अगर आप अपने ऑप्शंस की बात करो तो सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे पावर जो है वो कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि बीटा ऑप्शन। तो बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारी पावर कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो बीटा ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा कि इसमें करंट डिक्रीज़ कर जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा और जो पावर है वो कांस्टेंट रहेगी। MCQ नंबर 45 हमारे पास में है, व्हाट इज़ द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा जो बयान है वो गलत है, दुरुस्त नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम अगर बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है उसको स्टेप अप कहते हैं। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो करंट डिक्रीज़ करेगा। एंड अगर हम बात करते हैं आइडियल केस की, तो वहाँ पे जो इनपुट है वो हमेशा आउटपुट के इक्वल होती है, और प्रैक्टिकल केस में जो इनपुट है वो हमेशा ग्रेटर होती है आउटपुट से। एंड इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई हीट लॉस आता है, कोई ना कोई पावर लॉस हो जाता है, इसलिए इनपुट हमेशा ज़्यादा होती है और आउटपुट हमेशा कम होती है। तो अगर अपने गिवन ऑप्शंस की बात करो तो इसमें अल्फ़ा ऑप्शन भी राइट है, बीटा ऑप्शन भी राइट है कि क्योंकि करंट डिक्रीज़ हो रहा है। चार्ली ऑप्शन में कहता है हीट इज़ नेवर प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो यानी कि C ऑप्शन है इसका रॉन्ग ऑप्शन है। डेल्टा ऑप्शन में कहते हैं इट्स इनपुट एनर्जी इज़ इक्वल टू आर ग्रेटर दैन। तो इनपुट या बराबर हो सकती है अगर आइडियल केस की बात करें, या फिर ग्रेटर होगी अगर हम रियल केस की बात करें, प्रैक्टिकल केस की बात करें। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमेशा हीट लॉस अगर होता है जब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, और उस हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I² RT। तो इसका जो चार्ली ऑप्शन है वो रॉन्ग है, वो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। MCQ नंबर 46 है, एन आइडियल AC जनरेटर हैज़ इक्वल इनपुट एंड आउटपुट, इट्स हीट डिसिपेशन विल बी। अब स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आइडियल केस की, और हम जानते हैं आइडियल केस में जितनी इनपुट उतनी आउटपुट। तो अगर आउटपुट इनपुट इक्वल है तो कोई भी हीट लॉस वहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी हीट डिसिपेशन नहीं होगी। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, हीट डिसिपेशन ऑफ द AC जनरेटर विल बी 0। MCQ 47 है, AC जनरेटर स्टॉप्स सडनली। तो AC जनरेटर कब स्टॉप होता है? पहला ऑप्शन में कहता है एक्सटर्नल वोल्टेज ओवरकम द बैक EMF। बीटा ऑप्शन में टार्क ऑफ बैक EMF एक्सीड द एक्सटर्नल टॉर्क। C ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल प्रोड्यूसेस हीट। और डेल्टा ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल डिक्रीजेज। अब स्टूडेंट्स अगर हम जनरेटर की बात करें तो उसमें जब कॉइल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके रोटेशन की वजह से वहाँ पर एक काउंटर टार्क प्रोड्यूस होता है। तो वो जो काउंटर टार्क है
वो उसके रोटेशनल मोशन को अपोज करता है और ये इफ़ेक्ट हमारे पास में कहलाता है बैक मोटर इफ़ेक्ट। अब सुन यहाँ पे अगर बैक मोटर इफ़ेक्ट में जो बैक ईएमएफ जनरेट होती है उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जनरेटर को वहीं पे रोक देगा, स्टॉप करवा देगा। तो हमारा जो ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बनेगा वो बीटा ऑप्शन है। ये सारी एक्सप्लेनेशन हमें ये नीचे लिखी हुई है, आप इसको पॉज करके एक बार रीड आउट कर लेना, समझ में आपको बातें आ जाएंगी। इनके जब हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी उसकी रोटेशन की वजह से एक बैक ईएमएफ जनरेट होती है जो कि उसके रोटेशनल मोशन को अपोज करती है। तो अगर बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यानी कि अपोजिंग ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर हो जाएगा एक्सटर्नल वोल्टेज से या एक्सटर्नल टॉर्क से, तो वहाँ पे जो हमारा जनरेटर वो शट डाउन कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 48 है, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज़ पासिंग थ्रू अ स्टैटिक कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बतानी है और हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ईएमएफ सिर्फ उस वक्त जनरेट होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, जो लूप है वो भी स्टैटिक है यानी कि रेस्ट में है। तो यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं आ रहा। तो हमारा जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 49 है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कंडक्टिंग लूप ए is increased at the rate of 15 Weber per second and in an other conducting loop B it is decreased at the rate of 15 Weber per second, the magnitude of induced EMF of। अब सुन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एक लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज़ हो रहा है दूसरे में डिक्रीज़ हो रहा है, तो उनकी EMF का रेट किस तरह से होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, ए छोटा होगा बी छोटा होगा या दोनों ज़ीरो होंगे। अब सुन यहाँ पे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब भी ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों लूप्स के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है वो सेम है, एक में इंक्रीज़ हो रहा है दूसरे में डिक्रीज़ हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारी जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दोनों लूप्स में वो भी सेम होगी। तो यानी कि हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 50 एंड फाइनल एमसीक्यू हमारे पास में है, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल मस्ट बी। यानी कि अगर हमने ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है तो उसके लिए फ्लक्स को क्या होना चाहिए, उसको डिक्रीज़ करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, चेंज होना चाहिए या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आना चाहिए, ये ज़रूरी कंडीशन है। तो वो चेंज आप किसी भी तरह से ला सकते हो, उसको इंक्रीज़ करवा के उसको डिक्रीज़ करवा कर, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी होता है, इनके जो हमारा डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के सारे एमसीक्यूज़। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई मसला हो, कि बात समझ ना आई हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट।